मई को यूरोप का दौरा करेंगे पीएम मोदी। जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क का करेंगे दौरा। रूस यूक्रेन जंग के बीच तीनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से करेंगे मुलाकात। बढ़ते कोरोना के बीच मुख्यमंत्रियों संग पीएम मोदी ने की बैठक। देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर की चर्चा। पीएम ने कहा, कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह टली नहीं। अफसरों के साथ सीएम योगी की बड़ी बैठक। थोड़ी देर में जीएम और कप्तानों के साथ करेंगे वर्चुअली मीटिंग। एसएसपी, एसपी, सीओ, एसएचओ भी होंगे शामिल। उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 मई से 5 मई तक करेंगे देवभूमि का दौरा। हरिद्वार और यमकेश्वर में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। देश में बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 2927 नए केस। राजधानी में लगातार 5वें दिन आए 1000 से ज्यादा मामले। इस कार्यक्रम के प्रायोजक रणकार, an exquisite jewelry collection inspired by Ran of Kutch, जिसके कण कण में है कारीगरी। रिलायंस ज्वेल्स। वंदे मातरम खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड का 3 दिवसीय दौरा करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 मई से 5 मई तक उत्तराखंड में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हरिद्वार में यूपी सरकार के होटल का लोकार्पण कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यमकेश्वर में पैतृक आवास भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गुरु गोरक्षनाथ डिग्री कॉलेज भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो गुरु गोरक्षनाथ की मूर्ति का सीएम योगी आदित्यनाथ अनावरण भी करेंगे। ये बड़ी खबर देहरादून से। उत्तराखंड का दौरा रहेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड का दौरा तय हो गया है। दौरे के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 मई को उत्तराखंड पहुंचेंगे और 5 मई तक उत्तराखंड में ही रहेंगे। 3 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसमें मुख्य रूप से हरिद्वार में बने उत्तर प्रदेश के नए होटल का लोकार्पण कार्यक्रम है। साथ ही साथ अपने पैतृक गांव विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। देश के माननीय मुख्यमंत्री जी 3 तारीख को उत्तराखंड में आने वाले हैं और जो हमारा भित्याणी राजकीय डिग्री कॉलेज है, जो कि उनके गुरुजी के नाम से है, उन्होंने उस कॉलेज की स्थापना की थी और अब सरकार ने उसको टेक ओवर किया है। वहाँ उनके मूर्ति का जो है अनावरण के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी भी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी आ रहे हैं और उसके लिए कल मैं वहाँ भी जा रहा हूँ तैयारी के लिए और एक अच्छा भव्य कार्यक्रम हम वहाँ करने जा रहे हैं। तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड का दौरा करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे ज्ञानेंद्र तिवारी, मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड का दौरा रहेगा, पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा और जानकारी क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के दौरे पे रहेंगे। 3 मई को उत्तराखंड के पहुंचने का जो कार्यक्रम है वो है और 5 मई तक वो उत्तराखंड में रहेंगे। अगर हम देखें तो हरिद्वार में एक होटल के लोकार्पण का जो कार्यक्रम है, सबसे पहले 3 मई को योगी आदित्यनाथ लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और ऐसे में देखा जाए तो उनका जो पैतृक गांव है वो पौड़ी जिले में आता है। यमकेश्वर जो विधानसभा है वहाँ और कई ऐसे स्थानीय स्तर पे जो कार्यक्रम हैं उनके यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में वो रखे गए हैं, जहाँ वो शिरकत करेंगे। खास तौर पे अगर हम देखें, उनके गुरु अवैधनाथ की जो मूर्ति है वो वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज में बनाई गई है, जहाँ उसका कहीं ना कहीं उनके हाथों अनावरण होना है। इस कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 3 दिवसीय ये दौरा है, कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि दूसरी बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनने के बाद पहली बार वो उत्तराखंड आ रहे हैं और उत्तराखंड के पौड़ी में उनका पैतृक गांव है और ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वो अपने पैतृक गांव भी जा सकते हैं। हालांकि ये इसका कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है। बहरहाल ये 2 कार्यक्रम जो तय हुए हैं, इसके अलावा कई जगह उनके
स्वागत का जो कार्यक्रम है वो यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्रों में रखा गया है। और ऐसे में देखा जाए तो इन कार्यक्रमों में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड पहुंचने पे योगी आदित्यनाथ के जो कार्यक्रम है वो पहले कहीं ना कहीं जो तय किए गए हैं उसको लेके राज्य सरकार की तरफ से इन कार्यक्रमों की जो तैयारी है वो भी की जा रही है। जी ज्ञानेंद्र, आप बता रहे हैं कि दौरा तो फिक्स हो गया है, लेकिन जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री के निर्धारित है वो अभी तय नहीं हो पाए हैं। क्या इसके अलावा और जानकारी मिल पाई है? किससे मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वहां पर हो? क्या साधु संतों से मुलाकात संभव है? देखिए, योगी आदित्यनाथ हरिद्वार में 3 मई को रहेंगे। 3 मई को एक होटल के लोकार्पण के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान कई संत समाज से, कई ऐसे योग गुरुओं से उनकी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में रखा गया है, जहां उनके गुरु की जो मूर्ति है उसका अनावरण हो रहा है। और खास तौर पे देखें तो कई जगह स्वागत कार्यक्रम भी यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में होगा, क्योंकि ये क्षेत्र योगी आदित्यनाथ का पैतृक गांव में आता है। और संभवतः यही वजह है कि जो कार्यक्रम अभी हालांकि तय नहीं हुआ है, कहा जा रहा है कि योगी अपने पैतृक गांव भी जा सकते हैं। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आप बता रहे हैं कि पैतृक गांव जा सकते हैं, और क्या हम ये भी मानकर चले, क्या संभवतः ये भी है कि अपने परिवार से मुलाकात कर सकते हैं? क्योंकि दोबारा जब मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ तो परिवार भी मिलने के लिए इच्छुक है। भाई की अगर बात करें, माँ की अगर बात करते हैं तो उन्होंने भी इच्छा जाहिर की थी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए। तो क्या परिवार से भी मुलाकात वो कर सकते हैं? देखिए, परिवार वालों ने पहले भी इच्छा जताई थी जब दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के। और ऐसे में देखा जाए तो 3 दिनों तक वो उत्तराखंड में रहने वाले हैं। यमकेश्वर उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है और ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इन क्षेत्रों में 2 दिनों तक यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्रों में वो शिरकत करेंगे। तो ऐसे में उम्मीद है कि जो मुख्यमंत्री का अगला जो शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं उनके पैतृक आवास जाने का जो है वो जारी हो सकता है। ठीक है ज्ञानेंद्र, दौरा तो फिक्स है, लेकिन अभी कार्यक्रम किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वहां पर तय किए जाएंगे वो अभी होना बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के मद्देनजर देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की है। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत वर्चुअल तरीके से जुड़े। बाद में सचिवालय में अधिकारियों की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरी तरीके से पालन किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना की संभावित लहर के मद्देनजर अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं हों और पर्याप्त मैन पावर हो। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट पर विशेष फोकस रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में टीकाकरण अभियान में और तेजी लाई जाए। 12 से 14 साल के बच्चों में टीकाकरण की गति में और तेजी लाए जाने की आवश्यकता है। टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने साथ ही साथ ये कहा कि हमें सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के साथ कोविड पर नियंत्रण रखना होगा। और बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। एक्शन में वन मंत्री सुबोध उनियाल नजर आ रहे हैं। जंगलों में लग रही आग को लेकर बैठक बताई जा रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को बुलाया गया है। जंगलों में लग रही आग को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है। अपने अपने क्षेत्रों में वनाग्नि के मामलों पर नियंत्रण करें, वन मंत्री ने कहा है। तो वन मुख्यालय में चल रही वन मंत्री सुबोध उनियाल की बैठक में प्रमुख वन संरक्षक विनोद सिंघल मौजूद हैं। प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु समेत अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा अन्य जिलों के डीएफओ वर्चुअली वन मंत्री को जानकारी दे रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड में लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो कि चिंता का विषय है, और वन मंत्री भी एक्शन में अब नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को फटकार उनकी तरफ से लगाई गई है। वनाग्नि को लेकर ही वन मंत्री सुबोध उनियाल बैठक कर रहे हैं। वर्चुअल तरीके से डीएफओ इस बैठक में वन मंत्री को जानकारी दे रहे हैं। तो वन विभाग के सभी अधिकारियों को त्वरित बुलाया गया है बैठक के लिए, और ये बैठक चल रही है। जंगलों में लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही है। वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है, और इसीलिए अब वन मंत्री भी एक्शन मोड में नजर आने लगे। तो वन संरक्षक विनोद सिंघल भी इस बैठक में मौजूद हैं।
इसके अलावा भी तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। और आज विकासनगर से देहरादून आते समय कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने केदारवाला में महिला किसानों को खेत में गेहूं काटते हुए देखा, तो मंत्री रेखा आर्य ने अपने काफिले को रोकते हुए खेत में गेहूं काट रही महिला किसानों के बीच वो जा पहुंची। अपने बीच कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य को यूं देखकर महिलाएं आश्चर्यचकित रह गईं। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने गेहूं काट रही महिलाओं के साथ गेहूं की फसल को काटने में उनका सहयोग किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने गेहूं की कटाई के साथ ही थ्रेसर पर गेहूं की मड़ाई भी की। इसके साथ खेत में काम कर रही महिलाओं से खेत में बुआई से लेकर क्रय केंद्रों पर गेहूं और अन्य अनाज के विक्रय की जानकारी ली। साथ ही साथ महिला किसानों से खेती में आने वाली समस्याओं के बारे में भी विस्तार से उन्होंने सुना। वहीं महिलाओं से राशन की दुकानों से सरकार की योजनाओं के तहत मिलने वाले राशन की भी जानकारी रेखा आर्य ने महिलाओं से ली। सबसे पहले तो ये कि आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी हमारी पंचायत का सौभाग्य है, और सबसे बड़ी बात है कि वो आई भी तो कहाँ है, हमारे खेतों में, जहाँ से हमारा कृषक की शुरुआत होती है, जहाँ से हमारे जो पंचायत में जो ग्रामवासी है जिनका सबसे मेन फसल होती है, यहीं से ही गांव के ज़मीन से जुड़े हुए उससे मैडम आई है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगी। और इन महिलाओं की तरफ से भी मैं अपने कैबिनेट मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने आज यहाँ पंचायत में आकर महिलाओं का जो उत्साह वर्धन किया है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उनके लिए इस काम से एक मैसेज हमारी पंचायत में जाएगा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री से लेकर या फिर गांव में फसल काटने वाली महिला तक। इसलिए मैं एक बार फिर मैम का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कल से प्रदेश के गढ़वाल दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि ये दौरा उनका प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा होगा। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि भ्रमण कार्यक्रम के दौरान वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर शीर्ष नेताओं से कार्यकर्ता क्यों नाराज हैं और पार्टी के हित में क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बस इतना ही है कि मैं वर्कर्स से मिल रहा हूँ। कोई पब्लिक मीटिंग्स हम नहीं कर रहे हैं, केवल प्रेस से रूबरू होंगे। और जो ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा वो कार्यकर्ताओं से मिलकर सबसे पहले उनकी परेशानियां समझना चाह रहे हैं कि क्या दिक्कतें नेतृत्व से उनको रह रही हैं आज तक और क्यों वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या क्या वो चाहते हैं चेंजेस, ताकि हम इस तरीके से पार्टी में काम कर सकें कि बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस कर सके। और सोमेश्वर में निजी स्कूल के छात्रों ने पुनीत सागर अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली, जिसमें कोसी नदी के संरक्षण और स्वच्छता के लिए बाजार और उसके आसपास के क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही साथ ANO नीरज नेगी के नेतृत्व में कोसी नदी में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। जन जागरूकता रैली में छात्रों ने कोसी और साई नदी को सदानीरा बनाए रखने और प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। नदी में फैले हुए कूड़े को एकत्र कर निस्तारण किया गया। प्रधानाचार्य अशोक शर्मा ने विद्यालय से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, रैली का शुभारंभ किया। और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त है और यहां तहसील प्रशासन और नगर निकाय ने 100 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए हैं, जिन्हें हटाने की पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली है। बुधवार को डांग क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। यहां अस्थायी तौर पर बनाए गए झुग्गी झोपड़ियों को प्रशासन ने ध्वस्त किया। SDM अजयवीर सिंह ने बताया कि अवैध अतिक्रमणकारियों को नोटिस दे दिया गया है। प्रशासन लगातार अतिक्रमण को हटाने में लगा हुआ है। बताया गया है कि जिन अतिक्रमणकारियों के पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है, उनके लिए एक हॉल की व्यवस्था की गई है।
श्रीनगर के पूरे क्षेत्र में अतिक्रमण के लिए चिन्हीकरण वगैरह की कार्रवाई करी गई थी। जहाँ जहाँ पे लोग अतिक्रमण करके बैठे थे उनको नोटिस वगैरह दिए थे, सूचित करा था, सबको टाइम दिया था। जैसे इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जहाँ पे हम लोग हटवा रहे हैं, इनको नोटिस दिसंबर में दिया हुआ था, तो इनको पूरा समय देने के बाद 2-3 बार वार्निंग देने के बाद कल शाम को भी हमने समय दिया था कि अपना सामान हटा लो, और फाइनली हम यहाँ से अतिक्रमण को हटा रहे हैं और शांतिपूर्वक व्यवस्था चल रही है। और जिन लोगों के द्वारा ये समस्या बताई गई है कि हम इमीडिएटली हमारे पास कोई जगह नहीं जाने के लिए, तो उनको एक हॉल प्रोवाइड करवा दिया गया, तो फिर उनको भी हेल्प करी जाएगी सो दैट उनका कहीं ना कहीं किराए में या कहीं पर कोई वो शोषण ना हो, उनको जगह मिले। चिन्हीकरण तो 100 से ऊपर हो रखे हैं जी, लेकिन वो भी कार्यवाही भी चल रही है। और जोशीमठ के सलूट गांव में विश्व धरोहर रम्माड़ मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र में भूमियाल देवता की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद ढोल दमाऊ की थाप पर मुखौटा नृत्य किया गया। रामलीला का मंचन भी हुआ। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते रम्माड़ मेले का भव्य आयोजन नहीं हुआ था। इस साल ग्रामीणों के द्वारा रम्माड़ मेले का भव्य आयोजन किया गया है। पैनखंडा क्षेत्र के रम्माड़ मेले को साल 2009 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था। और हरिद्वार की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और एसओजी टीम ने गोविंदपुरी के एक होटल में छापा मारा, जहां सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया है। इस दौरान 4 युवतियों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पौष इलाके में चल रहा इस सेक्स रैकेट को पूरे होटल लीज पर लेकर चलाया जा रहा था। एक सूचना आई थी ज्वालापुर क्षेत्र में, जिसमें संयुक्त कार्रवाई की गई। इसमें एएचटीयू की टीम थी, एसओजी की टीम और थाना ज्वालापुर से टीम थी। इस कंबाइंड टीम ने छापेमारी करके एक होटल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित एक केस दर्ज किया है, जिसमें 4 महिलाओं सहित टोटल 7 लोगों की अरेस्टिंग हुई और इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है ज्वालापुर कोतवाली पर, और उसकी विवेचना की जा रही है। और जो तथ्य विवेचना में आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और साथ में बाकी भी लोगों से अपील है कि अगर आपको ऐसी संदिग्ध घटनाएं यदि आपके आसपास के क्षेत्र में दिखते हैं तो उसकी सूचना पुलिस को दें और इसमें आपका नाम गोपनीय रखा जाए। और वहीं खटीमा में पुलिस को गोकशी मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीती रात मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बाजार चौकी पुलिस टीम ने नगरीय क्षेत्र में छापेमारी कर 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 80 किलो गोमांस भी बरामद हुआ है। साथ ही पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया गया है। सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग खटीमा बाजार चौकी क्षेत्र में अवैध रूप से गौकशी कर रहे हैं, जिसमें कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हमारे द्वारा पकड़ा गया है और करीब 80 किलो गौवंश से बरामद हुआ है। साथ ही साथ जो ये गौकशी के उपकरण है, तराजू और चाकू और छापड़ वगैरह, ये भी एक दूसरा बरामद किया गया है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी इनके अलावा 10-12 लोग और जिनके नाम अभी चिन्हित किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। और ये सूचनाएं आती रहती हैं, परंतु कल सटीक सूचना थी जिसमें पुलिस द्वारा ये धरपकड़ की गई। और वहीं बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी के ग्राम पिपलिया में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी में उस समय हड़कंप मच गया था जब पैसों के लेन देन को लेकर ग्राम पिपलिया में नेत्र प्रकाश शर्मा के घर पर कुछ लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद नेत्र प्रकाश शर्मा ने भी फायरिंग का जवाब दिया। दोनों पक्षों से हुई फायरिंग में कुलवंत सिंह की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 112 की सूचना आई थी। इसमें नेत्र प्रकाश शर्मा पिपलिया गांव में रहते हैं। इनके द्वारा सूचना दी गई थी कि कुछ हमलावरों ने इनके घर पर आकर 3 गाड़ियों में आकर 15-16 लोगों ने आकर फायरिंग की है। घर के अंदर घुस के फायरिंग करी है, महिलाओं के साथ मारपीट करी। इसके साथ ही कुछ घर में जो भी सामान था उसे खुरद-बुर्द कर दिया है। इस सूचना पर हम लोग मौके पर पहुँचे। हमने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मौका मुआयना करने पर हमें कुछ खाली खोखे प्राप्त हुए। उसके अलावा इसमें कुछ ये देखा गया कि दूसरे पक्ष की तरफ से भी एक तहरीर आई, जिसमें ये बताया गया कि उनके साथ के भी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है गोली लगने से और 3 अन्य व्यक्ति घायल हैं। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से हमने इसमें तहरीर ले ली है और मुकदमे पंजीकृत कर दिए गए हैं और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, 3 घायल हैं।
हमारा झगड़ा क्या है जी, रात को 11:30 की लगभग इसका फ़ोन आया जो मैंने पिक नहीं करा। उससे बाद 5 मिनट बाद फिर फ़ोन आया, अपना शर्मा लिखा हुआ था मेरे उस पर, तो मैंने फ़ोन पिक करा तो ये अभद्र भाषा का गाली गलौज, तेरे परिवार ख़त्म कर दूंगा, तूने ये कर दिया, वो है, तू गुंडा है, तू अपने आप को गुंडा समझता है, ये है वो है। मैंने कहा भाई साहब मैंने तुम्हारे साथ क्या गुंडागर्दी करी है? कह रहा तू है कहाँ? मैं डर के मारे, इसने कई मर्डर कर रखे हैं, इसने डर के मारे कहीं हमारे पर हमला ना कर दे। मैं अपना इसको बोला मैं मुरादाबाद में हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ। उससे बाद 12:15 बजे 12:20 के लगभग ये 3-4 गाड़ियों से ये फायरिंग करते करते ये हमारे यहाँ फायरिंग इन्होंने करनी शुरू कर दी। हम सारे मतलब घर बार छोड़ के अंदर से ऊपर छत पे कोई इधर भागा कोई उधर भागा, हम भागने लगे। पर इन्होंने हमारे का लूट पाट शुरू कर दी। 7 लाख रुपया घर से ले गए ये विराट इसका लड़का, और तुझे आज तो छोड़े, जान से तुझे मार देंगे करते हुए फायरिंग करते हुए। और वही अल्मोड़ा के आर्मी एरिया क्षेत्र में एक मकान में देर रात अचानक से भीषण आग लग गई। मकान में आग लगते ही बटालियन के संतरी की नज़र वहां पर पड़ गई, जिस कारण कोई अनहोनी होने से तो टल गई। तुरंत आर्मी की टीम ने मकान के अंदर से परिवार के सदस्यों और घर में रखे सिलेंडर और सामान को बाहर निकाला, लेकिन आग लगने के कारण मकान की छत समेत कमरे खाक हो गए। सेना ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मकान की छत समेत कमरे जल चुके थे। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बता रहे हैं ये शॉर्ट सर्किट से लगी, हम तो सोए हुए थे, हमें बाद में पता चला, तब तक आग काफ़ी बढ़ गई थी। फिर इधर से आर्मी वालों ने सहयोग किया, हमें कॉल किया, तो यहाँ आके फिर इसको बुझाया गया। कितना नुकसान हुआ होगा इसमें? अब इनका कहना है जिनकी वहाँ आग लगी है 2 लाख रुपए का लमसम हुआ होगा इतना। आजकल के 2 लाख रुपए क्या माने रखते हैं। मेरा नाम पलटन बाजार फर्स्ट जार फैमिली डिपो, और रात को करीब 1 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण ऊपर 2 मंजिले में आग लगी। सारा सामान हमारा ऊपर 2 मंजिले में ही था। नीचे वाले कमरे में हम सिर्फ सोते थे, नीचे वाला कमरा बचा, और हम भी इसीलिए बचे कि नीचे सोए थे। आग लगते हम बाहर भाग गए। आर्मी नज़दीक होने के कारण आर्मी वालों ने आके आग बुझाया। उसके बाद में फायर ब्रिगेड वाले आए, दोनों ने मिल के आग बुझाई। और नुकसान तो जहाँ तक है कि जो कपड़े तक नहीं बचे लगाने के लिए। और इन खबरों के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।